दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कांग्रेस और राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के अनुसार अपनी जर्मनी यात्रा में राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो वक्तव्य दिए हैं उस पे मेन 3 पॉइंट राहुल गांधी ने उठाए हैं। पहला कि बीजेपी सारी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करती जा रही है। दूसरा कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो भारत में जो जिस तरीके की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में है और भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है या फिर भारत का जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल सैचुरेट हो चुकी है और वहाँ पे किसी भी तरीके की संभावनाएं नहीं बची हुई है। तीसरा कि जो हमारे जो इंडिया की जो इलेक्टोरल मशीनरी है, मतलब जो चुनाव आयोग है, खासकर उनका सीधा उनका निशाना चुनाव आयोग पे था कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के कब्जे में है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से बायस्ड तरीके से काम कर रहा है और विपक्ष को किसी भी तरीके से विपक्ष की बातों को नहीं सुन रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। तो इन 3 मुद्दों पे ही हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अगर जो मतलब राहुल गांधी ने जो 3 मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों में कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खासकर उन्होंने 3 संवैधानिक संस्थाओं का नाम लिया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है और विपक्ष के नेताओं पे को टारगेट करके वो केस दर्ज कर रही है और सत्ताधारी पक्ष जो है बीजेपी उनके नेताओं को किसी भी तरीके से टच भी नहीं कर रही है। तो ईडी के संबंध में मैं आज आपको कुछ जानकारी देता हूं और ये जानकारी ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप केवल इतना डालेंगे यूट्यूब गूगल में अगर आप सर्च करेंगे कि ईडी परफॉर्मेंस सिंस 2004 to 14 कंपैरिजन 2014 to 2025, अगर इस तरीके का आप कीवर्ड यूज करके आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं खासकर ईडी के ऊपर में, तो ईडी के ऊपर में उनका आरोप लगाने का जो कारण है मुझे ऐसा समझ में आता है कि ईडी 2014 से पहले एक ऐसी संस्था थी जो कम्बल ओढ़ के सो रही थी और किसी भी तरीके से बिल्कुल फुल्ली इनएक्टिव एक संस्था थी, फुल्ली इनएक्टिव, किसी भी तरीके का उसके अंदर में कोई कुछ भी एक्शन लेने का कुछ भी वो नहीं था, ना उसके काम करने के तरीके। अब वो डिटेल्स से आपको समझ में आ जाएगा। 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने टोटल जो कंप्लेंट्स रजिस्टर की थी वो की थी 1797। अब 2014 से लेकर 2025 के बीच में ईडी ने जो कंप्लेंट रजिस्टर की है वो 5155। तो पहला अंतर तो यहां से समझ में आ जाता है कि पहले ईडी क्या कर रही थी और अब ईडी क्या कर रही है। दूसरी चीज कन्विक्शंस की अगर हम बात करते हैं कि ईडी ने कितने करीब करीब मान लीजिए 1797 1800 केसेस 1800 केसेस अगर ईडी ने रजिस्टर किए, कंप्लेंट रजिस्टर की, तो उस पे से कन्विक्शन कितने का हुआ? कन्विक्शन हुआ 0 और एक लास्ट कन्विक्शन हुआ था 2014 में, वो भी कन्विक्शन हुआ था मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। ओके, तो इससे समझ में आता है कि ईडी 2004 से लेकर 14 तक क्या कर रही थी। फिर बात आती है 2014 से 2025 की, तो टोटल 63 कन्विक्शंस। तो मतलब ईडी ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया
ईडी पहले काम ही नहीं कर रही थी, ईडी कम्बल ओढ़ के सो रही थी। अब ईडी को जब सही नेतृत्व तो मिलता है तभी कोई संस्था काम भी करती है, और इसका जीता उदाहरण हम देख रहे हैं ईडी के तौर पे, कि ईडी पहले सोती हुई संस्था थी, कि उसको कोई मतलब नहीं था। अब अगर बात आती है कि कितने अरेस्ट हुए, तो 2004 से लेकर 2014 तक केवल 29 अरेस्ट हुए थे, और वही अरेस्ट 2014 से 2025 में 755। तो एक जो नंबर में उछाल आया वो क्यों आया? क्योंकि ईडी काम कर रही है। ईडी काम करेगी तो लोगों को पकड़ेगी, और जो भ्रष्टाचारी लोग पकड़ में आएंगे तो सीधी सी बात है कि जिसके उनके साथ कनेक्शन होंगे उनके पेट में दर्द होगा। अब बात करें अगर कि कितने असेट्स इन्होंने अटैच किए, तो 2004 से लेकर 14 तक में केवल 5,05,000 करोड़ रुपए के असेट अटैच किए थे ईडी ने। अब वही असेट्स अगर 2014 से 2025 के बीच के अगर बात करते हैं तो 1.21 मतलब 1,21,000 करोड़ रुपए के असेट अटैच कर लिए ईडी ने। इसमें विजय माल्या भी है, इसमें नीरव मोदी भी है, इसमें और भी बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां हैं जो बैंकों का पैसा ले लेके उड़ गए। अभी जो लेके उड़े हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, प्रत्यार्पण के बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो ये पैसा था, और खासकर ये जो जितना भी मैक्सिमम जो केसेस हैं इसमें बड़े बड़े जो अमाउंट्स थे, ये बड़े बड़े अमाउंट्स कांग्रेस की सरकार में ही दिए गए अमाउंट्स थे। जो चाहे आप विजय माल्या की बात कर लें, चाहे नीरव मोदी की बात कर लें, इसके अलावा मेहुल चौकसी की बात कर लें, जिस तरीके से इन लोगों ने पैसे उड़ाए हैं अपने हमारे देश की जनता के पैसे बैंकों से लेके कर्जा लेके भाग गए, तो उन सारे लोगों को नकेल कसी जा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सारे लोग आएंगे, वापस आएंगे इंडिया में, और इनको कन्वेक्शन भी होगा। 100% मेरे को भरोसा है कि इनको कन्वेक्शन होगा। अब अगर बात करते हैं कि कितने कन्वेक्शन केसेस में कन्वेक्शन हुए, कैसे हुए, तो 2004 से लेकर 14 तक में कन्वेक्शन था 0, और चार्जशीट भी 0 थी, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं। चार्जशीट नहीं होगी तो कन्वेक्शन कहां से होगा? जब तक आप चार्जशीट ही नहीं सबमिट करोगे तो कन्वेक्शन कहां से होगा? 10 साल में 0 चार्जशीट, 0 कन्वेक्शन। वही अगर बात करते हैं 2014 से 2025 में 36 केस कन्वेक्टेड हुए हैं, 63 प्रोसिक्यूटेड है, और 73 चार्जशीट्स हैं। तो जो चार्जशीट्स का नंबर है वो देख के समझ में आता है कि आने वाले समय में अभी समस्याएं और बढ़ने वाली है, क्योंकि जो 73 जो लोगों की चार्जशीट है ये भी कहीं ना कहीं कन्वेक्शन की ओर जाएंगी, और जब इनका कन्वेक्शन होगा तो पेट में दर्द और होगा, और आने वाले समय में आवाजें भी और बुलंद होंगी कि ईडी पूरे तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में काम कर रही है। गवर्नमेंट के हाथ में क्या काम कर रही है भाई? ईडी अपना काम कर रही है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कन्वेक्शन कोर्ट से होता है, कोर्ट में जाके आप सबूत दीजिए कि ये गलत काम हो रहा है, कोर्ट देखेगा। कोर्ट क्यों नहीं देखेगा? कोर्ट किस लिए बैठा हुआ है? तो कोर्ट देखेगा, और कोर्ट अपने हिसाब से सारी चीजों को निर्धारित करेगा कि ये चीज गलत है कि ये चीज सही है। अब अगर बात आती है कि पीएमएलए के अंतर्गत 2014 से लेकर 2025 तक 15,710 करोड़ और 16,404 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टीज और बैंक फंड्स को सीज किया गया। और अगर यही बात अगर 2004 से 14 तक की करेंगे तो कुछ भी नहीं, जीरो था। तो जब ईडी परफॉर्म ही नहीं करेगी किसी भी तरीके से, ईडी कहीं से कहीं तक बिल्कुल सुस्त पड़ी रहेगी, कम्बल ओढ़ के सोती रहेगी, ईडी के अधिकारी सोते रहेंगे, तो फिर तो कोई कुछ होना ही नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब पकड़े जाएंगे तो लोगों को पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द क्यों होता है कि अरे हमारा आदमी पकड़ लिया, अरे बीजेपी का आदमी नहीं पकड़ा। अरे भाई आपकी भी बारी आएगी, आपकी भी बारी आएगी। अब मनी फ्रोजन क्या मतलब कि कितना मनी आपने फ्रीज किया? तो 2004 से 14 में के बीच में जब कांग्रेस सरकार थी 43 लाख रुपीस फ्रोज किया, और 2014 से लेकर 2025 के बीच में 2,310 करोड़ रुपए, 2,310 करोड़, कहाँ 43 लाख 43 लाख, और कहाँ 2,310 करोड़ रुपए इंडियन और फॉरेन करेंसी फ्रीज की गई, फ्रोज किया गया। मतलब इतना बड़ा अमाउंट। और ये अमाउंट कहाँ जा रहा है? जब ये अमाउंट फ्रोज होता है आरबीआई अकाउंट में जाता है, फिर वहां से सरकारी संस्थाओं को पैसा अलॉट होता है, और ये हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं में यूज होता है। और इसका उदाहरण आपने देखा ही होगा। इसका उदाहरण आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिला होगा
इसका उदाहरण आपको झारखंड में देखने को मिला होगा, इसका उदाहरण आपको कर्नाटका में देखने को मिला होगा, इसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में भी कई जगह देखने को मिला है, इसका उदाहरण राजस्थान में देखने को मिला है। तो अन्य हर प्रदेशों से आपको देखने को मिला है कि बहुत बड़े अमाउंट में ईडी ने बहुत बड़े-बड़े अमाउंट में पैसे को फ्रीज किया है। और इतना बड़ा-बड़ा अमाउंट था कि 3-3 4-4 दिन तक 4-4 5-5 6-6 नोट गिनने की मशीनें लगी रही और पैसा गिना जा रहा है। इतना पैसा गिना जा रहा था कि मशीनें गर्म हो जा रही थी और नई मशीन रिप्लेस करना पड़ रहा था। मशीनों को ठंडा होने के लिए समय देना पड़ रहा था कि मशीन इतना नोट गिन के मशीनें गर्म हो गई थी। तो इस तरीके की सिचुएशंस भी आपने देखी हुई। अब इसके बाद आती है मेन इंटेंट की बात आती है। ये जो पॉइंट है ये इंटेंट दर्शाता है कि 2004 से लेकर 14 तक जो इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस कि अगर आपको किसी को पकड़ना है कोई भ्रष्टाचारी, तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि 2004 से 14 तक बीच में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, भ्रष्टाचारी नहीं रहे होंगे। किस तरीके से हम देखते थे कि जाली नोटों का क्या माया जाल बिछा हुआ था। छोटे से पेट्रोल पंप से लेके पान की गुमटी से लेके सब्जी वाले के ठेले तक आपने देखा होगा कि नकली नोट किसी भी गरीब आदमी के हाथ में आ जाता था। वो बेचारा कितना परेशान होता था, उसकी सीधी कमाई चली जाती थी नकली नोट के चक्कर में। तो 2004 से 14 के बीच में आपने कितने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किए? आपको जानकर हैरानी हो जाएगी दोस्तों, जीरो। ईडी ने जीरो रेड कॉर्नर नोटिस, और वहीं 2014 से 2025 के बीच में 24 रेड कॉर्नर नोटिस है। तो इंटेंट यहां से समझ में आता है। अब बात आती है प्रत्यार्पण की कि कितने लोगों को आपने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट डाली। तो 2004 से लेकर 2014 तक 2004 से लेकर 2014 तक फिर से आपको आश्चर्य होगा, जीरो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जीरो से पुराना संबंध है। कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव में भी जीरो लेके आती है, उस तरीके से इनकी जो संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे वो ईडी हो चाहे और भी दूसरी संस्थाएं, उनके परफॉर्मेंस देखिए आप, जीरो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कि मतलब कोई भी, ना विजय माल्या, ना नीरव मोदी, ना मेहुल चौकसी, इतने लोग गए। आपको इनके लिए एक्स्ट्राडिशन के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी चाहिए थी, आपने रिक्वेस्ट ही डाली। अब आप बोलते हो कि बीजेपी बायस्ड काम कर रही है, ईडी बायस्ड काम कर रही है। भाई बायस्ड काम नहीं हो रहा है, काम एकदम सही हो रहा है। अब अगर बात करते हैं 2014 से 2025 के बीच में, तो 43 प्रत्यार्पण के लिए एक रिक्वेस्ट डाली गई अन्य देशों में, अलग अलग देशों में। उसमें से 4 को पकड़ के भी ला पाए हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ये दोनों भी आपको देश में मिलेंगे, चाहे वो आज मिले, चाहे वो आने वाले 1 महीने बाद मिले, चाहे वो आने वाले 1 साल में, लेकिन जरूर आएंगे। इनको सरकार खींच के लेके आएगी, और खींच के जब लेके आएगी तब पता चलेगा कि ये जो माया जाल था, ये माया जाल के पीछे में कौन था किंग पिंग, वो किंग पिंग भी पकड़ में आएगा। तो ये हुई एक छोटी सी ईडी की जानकारी कि ईडी किस तरीके से काम कर रही है। और अगर ईडी काम कर रही है तो सीधी सी बात है कि जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ेगी तो उनके कनेक्शन भी निकलेंगे, और जब उनके कनेक्शन निकलेंगे तो सीधी सी बात है कि लोगों के पेट में दर्द होगा, और दर्द हो रहा है, और बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब आप भूपेश बघेल को देख लीजिए, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका लड़का सीधी तरीके से संलिप्तता उसकी पाई गई है, चाहे वो महादेव ऐप हो, चाहे वो शराब का जो घोटाला हुआ उसमें। अभी शराब के घोटाले में उनको 2 दिन पहले की बात है, फिर से उनको पकड़ लिया गया है। तो अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर आप पकड़े जाएंगे, आप नहीं छोड़ बख्शे जाएंगे, और जब बख्शे नहीं जाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा। तो आप नेशनल हेराल्ड का केस देख लीजिए। नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल शट केस है, ओपन एंड शट केस है। वो उस केस को खींचते कब तक, कहां तक पहुंच गया वो केस, लेकिन अभी भी उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। उस पर भी ईडी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को फ्रीज करके रखा हुआ, अटैच कर दिया है। तो वो अटैचमेंट जब हो रहे हैं तो उन प्रॉपर्टीज से आने वाली इनकम, जब वो इनकम नहीं आएगी तो सीधी सी बात है कि दर्द तो होगा। और दर्द अच्छा है, ये दर्द अच्छा है, ये दर्द होना चाहिए। इससे आम जनमानस में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारे जो एजेंसीज हैं, वो सही काम कर रही हैं।
और मुझे नहीं लगता कि एजेंसी से किसी आम आदमी का किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उन्हीं को है जिनके पास में इतना 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 भरमार में पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है कि मशीनों को भी 4-4 दिन तक गिनना पड़ता है। अब बात आती है दूसरी, बात आती है कि राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है और भारत का जिस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहाँ भारत मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करता। तो उस बारे में भी मैंने एक डेटा निकाला है, उस डेटा को भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले की बात आती है एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्थिति अगर हम 2004 में देखें, 2004 से 14 तक देखेंगे, तो 14 में जब सरकार इनकी गई तो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता था वो $308 बिलियन, और आज कितना आ रहा है? $748.78 बिलियन। कितने परसेंट का हाइक? 143%। तो 143% का जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ये कहाँ के लिए आ रहा है? कोई विदेशी कंपनी अगर हमारे देश में आके पैसा लगाएगी तो वो कोई सैर सपाटा करने तो आई नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे हमारे देश की तरक्की होगी, और वो तरक्की दिख रही है। अभी आपने आंकड़े देखे होंगे, जो हमारे जीडीपी के आंकड़े आए 8.2%। पूरा विश्व चकित है। क्यों चकित है? क्योंकि बाकी विश्व के दूसरे अगर देशों को देखें, उनकी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है, उनकी अर्थव्यवस्था किसी की 1.5%, किसी की 2% है, बहुत है तो 3%, हमारी 8%। तो ये परसेंट में जो आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े कैसे आ रहे हैं? वो ये इसके पीछे की बैकबोन है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा अगर हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई इक्विटी, तो उस पे पहले 2004 से 14 के बीच में टोटल कितना था? $97.7 बिलियन का। आज कितना है? $165.1 बिलियन का। 69% का जंप है। तो ये क्या है इसका मतलब? इसका क्या संकेत है? इसका संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में काम कर रही है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही दिशा में काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, राहुल गांधी को बड़ा तकलीफ होती है और कांग्रेस के भी नेताओं को बड़ा तकलीफ होती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा कुछ नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सब हमारा बाहर से आता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं। भाई साहब, असेंबली ही पहला स्टेप होता है। असेंबली ही पहला स्टेप होता है। जब तक आप असेंबली करना नहीं सीखेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। असेंबली पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग। जब आप असेंबली करना सीख जाएंगे, तब उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का आइडिया मिलेगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। तो अगर बात की जाए मोबाइल, तो मोबाइल 2014 में अगर देखा जाए तो केवल 2 यूनिट्स थी, वो भी असेंबली की यूनिट्स थी, है? वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था, इन्होंने कोई तीर नहीं मारा था 2014 तक। तो 2014 तक केवल 2 यूनिट्स थी। आज 300 से ज्यादा यूनिट्स हैं। जो मोबाइल की, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग बोल दीजिए, चाहे उसको आप असेंबली बोल दीजिए, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी एप्पल का भी है। आप जानते होंगे सैमसंग, एप्पल, ये सारे मोबाइल अब इंडिया में बन रहे हैं, और इनके बहुत बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में कंजम्पशन कम है, इससे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, दूसरे दूसरे कंट्रीज के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एप्पल के मोबाइल का एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से जितने भी लेटेस्ट मोबाइल अब जो बन के आ रहे हैं, सारे मोबाइल जो लेटेस्ट अपडेटेड जो मोबाइल हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एप्पल के हों चाहे सैमसंग के हों, आप देख लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन वैल्यूज की, प्रोडक्शन वैल्यू क्या थी पहले हमारी? मोबाइल फोन की हमारी प्रोडक्शन जो वैल्यू थी, वो टोटल थी 2014 से लेके 2014-15 की अगर बात करते हैं अपन, तो 18,000 करोड़ रुपए की। आज कितनी है? आज अब 5.45 लाख करोड़ रुपए की। कितना बढ़ोतरी हुआ? 28 गुना, 28 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो क्या है ये? क्या इससे रोजगार नहीं बन रहा? क्या इससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है? मैं मानता हूं हम चिप नहीं बना रहे होंगे, हम उसके कैबिनेट तो बना रहे होंगे, हैं? हम कुछ तो माइक तो बना रहे होंगे, हम कुछ तो बना रहे होंगे उसका। तो ऐसा नहीं है कि 100% मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ पोर्शन तो है मैन्युफैक्चरिंग का। अब अगली बात आती है डिफेंस की। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है
जिसके बारे में मतलब सर्वविदित है ये चीज कि एक हाथ दे एक हाथ ले, और एक हाथ दे एक हाथ भी ले नहीं, पहले पैसा दे बाद में सामान ले। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, यहाँ पे कोई भी चीज उधार वाला काम नहीं होता कि आपने दे दो बना के फिर बिकेगा उसके बाद आपको आएगा पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हथियार चाहिए हैं, पैसा जमा कीजिए, हथियार प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपको सप्लाई की जाएगी। तो पहले पैसा आता है फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ऑर्डर्स के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये डायरेक्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो सीधे इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। पहले की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, 2014-15 की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, तो 46,429 करोड़ रुपए का टोटल प्रोडक्शन वैल्यू था हमारा डिफेंस का, 46,429 करोड़ रुपए का। अब कितना है? 1,54,000 करोड़ रुपए का, 1,54,000 करोड़ रुपए का टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है ये। अब अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो और ये जो प्रोडक्शन वैल्यू है ट्रिपल हो गई है, 3 गुना। आप कहाँ 46,000 करोड़ रुपए, कहाँ 1,54,000 करोड़ रुपए, 3 गुना वैल्यू बढ़ गई है प्रोडक्शन की। तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया है तो सीधी सी बात है कि इस पे रोजगार भी मिला होगा, इस पे हमारे लोहा आया होगा, कहीं से कोई दूसरा मटेरियल आया होगा, रेयर अर्थ आया होगा, दूसरी हर तरीके के कंपोनेंट को बनाने के लिए, अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें कहाँ है? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही तो ग्रोथ हो रही है। पता नहीं कहाँ क्या सोचते हैं, आंकड़ों को देखते क्यों नहीं है, आंकड़ों को इस तरीके से नजरअंदाज क्यों कर देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस और कांग्रेस की सोच पता नहीं किस दिशा में जा रही है। इनको सोचने में और इनको यथार्थ से इनको इतना भयभीत क्यों होते हैं? अगर भाई बढ़ोतरी हुई है तो आप बढ़ोतरी को स्वीकारिए, और उस पे आप क्या उस पे सरप्लस ऐड कर सकते हैं, आप उस तरीके के आइडियाज को लेके आप सामने आइए। कि अभी अगर हम फॉर एग्जांपल कि अगर अभी हम फाइटर जेट के इंजन हम देश में नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उस चीज को बोलिए कि हाँ आप फाइटर जेट के इंजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आप भूल जाइए पुराना कि कांग्रेस के समय में क्यों नहीं बन पाया, ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे तो ये फाइटर जेट का इंजन बनेगा, ये देश में ही बनेगा, ये चीज देश में ही बनेगी। तो लोग समझेंगे कि हाँ आपके इंटेंट अच्छे हैं, आप सोचना, आपकी सोच अच्छी है। आप ऐसा बोल देंगे कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, फालतू है, सब बेकार है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, सब असेंबली हो रही है, कुछ भी हो रही, तो ऐसा नहीं है। लोग बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है और जो समझती है कि क्या हो रहा है देश में। अब एक्सपोर्ट मिले, अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो जब 2004-2014 तक की अगर बात करें हम, तो 1,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करती थी भारत, 1,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे हम। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 23,662 करोड़ रुपए का। 23,000 कहाँ 1,000, कितना हो गया? 21 टाइम्स ज्यादा, 21 टाइम्स ज्यादा आपसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 21 क्या 23 टाइम्स हो गया, 23 टाइम हो गया ये। तो इससे क्या होगा? इससे देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा, देश की जीडीपी बदलेगी और वो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अगर बात आती है कि हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं, अब राहुल गांधी जी के अनुसार और कांग्रेस के अनुसार भारत में किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, भारत की स्थिति खराब है, डेड इकोनॉमी है ना। अगर डेड इकोनॉमी है तो क्या ये वर्ल्ड बैंक को नहीं दिख रहा है? क्या देश के दूसरे दूसरे देश के लोगों को नहीं दिख रहा है? बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को नहीं दिख रहा है जो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? कैसे हो रहा है ये? तो ये ऐसे हो रहा है क्योंकि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है, 2014 में हमारी रैंकिंग थी 142, हम 142वें स्थान पे थे। आज हमारी रैंकिंग है 63rd, 63वें स्थान पे हम। तो हमारी जो रैंकिंग में जो सुधार हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट है। कंप्लाइंसेस की अगर हम बात करें तो कंप्लाइंसेस हमारे जो पहले कितने कंप्लाइंसेस हुआ करते थे, कंप्लाइंसेस 42,000 के करीब करीब कंप्लाइंसेस हुआ करते थे, अब उनको गिरा कर 3700 के करीब करीब ला दिया। तो इससे क्या होता है? इससे स्थितियां बदलती हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जिससे कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके, और मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। कोई कितना भी नकार दे, भले ही वो आप
कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरे अन्य दल हो, कोई कुछ भी बोले कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है और दिख रहा है, धरातल में दिख रहा है, लोगों को इसकी अनुभूति हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है। अब अगर बात तीसरी आती है इलेक्टोरल रोल्स की, ये इलेक्टोरल जो सिस्टम है हमारे यहाँ का, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है? इलेक्टोरल सिस्टम में बीजेपी हमेशा बोले उनका ये कहना है कि ईवीएम में घोटाला, है ना, इस तरीके की बातें करती है कांग्रेस। तो अभी गोवा में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं वो मतपत्र से हुए हैं, मतलब पोस्टल बैलेट से हुए हैं, सॉरी बैलेट पेपर से हुए हैं। बैलेट पेपर में भी आप हार गए। अब अब क्या जवाब है इसका? आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है इस बारे में कि वहां पे भी गड़बड़ी हो गई? तो ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर हो चाहे एसआईआर हो, है ना, इन सारे मुद्दों पे सरकार या फिर किसी संवैधानिक संस्थान के ऊपर उंगली उठाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपको आपको ग्राउंड पे जाके काम करना पड़ेगा। आप ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं, आपके कोई भी कार्यकर्ता ग्राउंड पे जाके उतर के काम नहीं करना चाहता है, आप केवल दोषारोपण करना चाहते हैं, तो दोषारोपण से चुनाव नहीं जीते जाते। चाहे वो इलेक्शन आप देख लीजिए, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, आप चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं। आप उसमें आत्ममंथन कीजिए कि आप क्यों हार रहे हैं, क्या कारण क्या है, हार के कारण क्या है। आपको चुनाव की प्रक्रिया पे उंगली उठाने से बेहतर होगा कि आप अपना आत्ममंथन कीजिए कि हम चुनाव हार क्यों रहे हैं। अभी एक न्यूज में मैं देख रहा था कि बिहार चुनाव के बाद में समीक्षा बैठक बुलाई गई। समीक्षा बैठक में समीक्षा क्या हो रही थी? मजाक हो गया। वहां पे चुनाव के परिणाम और चुनाव के नतीजे के ऊपर में अगर डिस्कशन होना था, वहां डिस्कशन किस बात पे चल रहा था कि राज्यसभा की सीट पे कैसे क्या काम किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि चुनाव की समीक्षा की जगह वहां पे राज्यसभा कौन जाएगा, कैसे होगा, वहां पे ये बात चल रही है। तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? और बात रही अगर इलेक्टोरल सिस्टम की, तो अगर इलेक्टोरल सिस्टम नहीं सही होता और इलेक्टोरल सिस्टम में कोई खामियां होती तो आप 44 से 99 नहीं हो पाते, आप यूपी में इतनी सीटें नहीं जीत पाते, आप महाराष्ट्र में इतनी सीटें नहीं जीत पाते लोकसभा चुनाव में, आप महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र में कर्नाटका में सरकार नहीं बना पाते, तेलंगाना में सरकार नहीं बना पाते, आप हिमाचल में सरकार नहीं बना पाते, तमिलनाडु में आपके समर्थक दल सरकार नहीं बना पाते, झारखंड में आपका समर्थक दल सरकार नहीं बना पाता, जम्मू एंड कश्मीर में आपका समर्थक दल सरकार नहीं बना पाता, तो ये केरल में आपके समर्थक दल की सरकार है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल एक उदाहरण है। और इस मुद्दे पे मुझे ऐसा लगता है कि इनके समर्थक दल ही इनका हाथ छोड़ते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में दो फाड़ होने की स्थिति दिख रही है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने, और प्रियंका गांधी एक परिपक्व नेता की तरह काम करती है, मुझे ऐसा दिखा, उनके अंदर में राजनीतिक परिपक्वता तो है। जिस तरीके से हमारे लोकसभा का जिस दिन अंतिम दिन होता है, जिस दिन हाउस एडजर्न किया जाता है, उसके बाद में एक बहुत पुरानी परंपरा है कि लोकसभा स्पीकर सारे दल के नेताओं को, जो प्रमुख नेता होते हैं, उनको चाय के लिए इनवाइट करते हैं। राहुल गांधी कभी चाय चाय पे नहीं गए, आज तक नहीं गए, मैंने नहीं देखी उनकी फोटो कि राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर ने उनको बुलाया हो कि चाय, आज लोकसभा का सेशन खत्म हुआ है तो आप आइए चाय पे बैठेंगे, बात करेंगे, कभी नहीं गए। खैर उनको किसी भी जो संवैधानिक या फिर संवैधानिक किसी भी तरीके के जो इनविटेशंस होते हैं उससे उनको दूर रहने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे वो 26 जनवरी की परेड हो, चाहे वो 15 अगस्त देख लीजिए आप, चाहे आप वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण हो, चाहे आप वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण हो, आप कहीं पे भी देख लीजिए। लोकसभा चल रही है, रनिंग लोकसभा में भाई साहब जर्मनी चले गए। ऐसे होगी राजनीति? इस तरीके की क्या राजनीति है? और वहीं पे फिर उनको प्रियंका गांधी को बुलाया गया, प्रियंका गांधी गई, प्रियंका गांधी की बहुत अच्छी तस्वीरें आई। प्रियंका गांधी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो चीज़ न्यूज़ में भी आई, जो चीज़ बहुत सारे मीडिया चैनल में भी इस चीज़ को बताया गया कि
प्रियंका गांधी ने मोदी जी से, जब ये चाय पी जा रही थी, सभी लोग चाय पी रहे थे, तब मोदी जी से उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला कि आप 3 देशों के विदेश यात्रा पे गए थे, कैसी रही आपकी यात्रा? कैसा रहा आपका विदेशी दौरा? हतप्रभ रहे नरेंद्र मोदी भी कि वाह! क्या बात है। मतलब एक विपक्ष का नेता किस तरीके से उसने मेरे से ये चीज़ पूछी, और ये चीज़ पहले कांग्रेस के किसी नेता ने कभी ये नहीं की। राहुल गांधी ने तो कभी नहीं की। कि आपने विदेश दौरे के बारे में कम से कम कुछ चर्चा तो की, आपने पूछा तो कि क्या हुआ? और उनका अधिकार है पूछना, बिल्कुल अधिकार है उनका वो पूछना कि आप विदेश दौरे पे गए थे, आपका क्या रहा? कैसा रहा विदेश दौरा आपका? राहुल गांधी कभी नहीं जाते। राहुल गांधी पहली बात तो जाते नहीं, और उनको कोई मतलब भी नहीं है। वो अगर जाते हैं तो कांग्रेस के आप देख लीजिए सारे, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, चाहे उनके जितने भी दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें देख लीजिए आप, उनके सारे चाहे प्रवक्ता हों चाहे नेता हों, हमेशा ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री एक प्रकार से टूरिज्म पे निकल जाते हैं। अरे भाई, टूरिज्म नहीं होता सब चीज, सारी चीजें टूरिज्म नहीं होती। है? देश के लिए वो आदमी क्या कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए कि आप टूरिज्म करने गए थे कि आप क्या करने गए थे, बताइए, हमको जानकारी दीजिए, तो आपको जानकारी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि क्या करके आए हैं प्रधानमंत्री, 3 देश के दौरे पे गए थे, क्या करके आए हैं। तो आपको जानकारी नहीं लेना है, आपको मखाओ लड़ाना है। तो इस तरीके से अगर आप राजनीति करेंगे तो राजनीति बहुत कठिन है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति में जिस तरीके से राहुल गांधी का जो क्रियाकलाप हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके बैठ गए हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके हमेशा सरकार की आलोचना करना, और हमेशा एक ऐसा विपक्ष के तौर पे इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना कि हम हमेशा सत्ताधारी दल के विरोध में ही बात करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सेना से संबंधित बात हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे देश की उन्नति से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हमको सत्ता पक्ष के विरोध में ही बात करनी है। तो अगर इस तरीके का इनका चाल चरित्र जो रहा है, उसके कारण कांग्रेस के अंदर में बहुत सारे नेताओं में असंतोष है, और वो असंतोष अब उभरता हुआ दिख रहा है। और वो असंतोष इस तरीके से उभरता हुआ दिख रहा है कि जिस तरीके से इमरान मसूद ने एक स्टेटमेंट दिया, कल के दिन एक स्टेटमेंट दिया कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर दो फाड़ होने की स्थिति दिख रही है। आने वाले समय में प्रियंका गांधी हो सकता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल ऑलरेडी मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्रॉस कर चुके हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो जिस तरीके की शारीरिक अभी स्थिति है, वो ऑलरेडी बहुत एज्ड हो चुके हैं, 82 ईयर्स के हैं, और उनकी जिस तरीके की शारीरिक स्थिति है, उस स्थिति में एक पार्टी का जो मेन अध्यक्ष होना चाहिए वो एक्टिव एनर्जाइज्ड होना चाहिए। उसको बहुत सारे दौरे करने होते हैं, उसको अलग अलग बैठकें करनी होती हैं, और वो सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो थोड़ा सा असक्षम है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश बीजेपी का जो नया अध्यक्ष है, एक यंग ब्लड को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो ये एक मैसेज को मुझे लगता है कि कांग्रेस भी कैच करेगी, और आने वाले समय में एक अच्छा अध्यक्ष हो सकता है प्रियंका गांधी को बना दिया जाए। और अगर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये कांग्रेस का बहुत अच्छा मूव होगा, और लोग इससे संतुष्ट होंगे, और कांग्रेस एक बार फिर से संगठित होकर चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ सकती है। और इस चीज के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी, अब आप देखिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने तर्क तंगत तरीके से संसद के अंदर में जो सत्ताधारी नेताओं को जवाब दिया है, वो बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। और उनका जिस तरीके का जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से वो हंसते हुए लोगों से बात कर लेती हैं, अपना एक एग्रेशन नहीं हमेशा लेके चलते, कि हमेशा एग्रेशन ही राजनीति में नहीं किया जा सकता, एग्रेशन होता है कभी कभी के लिए, और अगर 90% टाइम देखें तो आपको सॉफ्ट नेचर के साथ में राजनीति करने वाला लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष तो बन सकती है, और अगर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रियंका गांधी बन गई तो टाटा बाय बाय राहुल गांधी की राजनीति को टाटा बाय बाय हो जाएगा। और इस चीज के संकेत दिख रहे हैं, आने वाले समय में देखिए क्या होता है। तो
तो दोस्तों आज के वीडियो को रखते हैं यहीं पे, और अगर वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे हों और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल की रीच को बढ़ाने में मुझे मदद मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।